पाकिस्तान की काबुल में एयर स्ट्राइक्स और दूसरी तरफ अफगान फॉरेन मिनिस्टर की भारत में मौजूदगी, आखिर क्या चल रहा है? इस हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है। उससे भी पता चलता है कि इस वक्त पाक फौज की क्या थिंकिंग चल रही है दहशतगर्दी के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से। आज की इस डिटेल वीडियो में हम इन तीनों डेवलपमेंट्स को बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स, अफगान वजीर खारजा का भारत का विजिट और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा TTP कमांडर नूर वली महसूद के कत्ल की खबरें। आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, इनमें डिफरेंट चीज़ ये है कि पहली बार पाकिस्तान ने डायरेक्ट काबुल को हिट किया है और रिपोर्टेडली TTP के टॉप कमांडर नूर वली महसूद को टारगेट किया है और उनकी व्हीकल को निशाना बनाया है। इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर पर जो सूबे हैं अफगानिस्तान के, उनको अटैक करता है जहां पर TTP की महफूज पनाहगाहें हैं, जैसे कि पक्तिका, खोस्त, नंगरहार, कुनड़ और जलालाबाद वगैरह। इस बार भी रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने मल्टीपल लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिनमें पक्तिका, खोस्त, जलालाबाद और काबुल सिटी शामिल हैं। और ये शायद पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कैपिटल सिटी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए। इस हवाले से अभी भी सोशल मीडिया पर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि वो कमांडर वाकई मारा गया है और कहीं पर ऑडियो मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि वो अभी तक जिंदा है। अफगानिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं बिलाल सरवरी, उन्होंने ट्वीट की थी इस हमले के चंद घंटों बाद और उन्होंने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक नूर वली महसूद एलिमिनेट हो चुका है। और इंटरेस्टिंगली काबुल में ये सारी डेवलपमेंट्स उस वक्त हो रही थी जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर काबुल की बजाय दिल्ली में मौजूद थे। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तारीख का एक मोड़ है जिसको हम आगे भी देखेंगे कि तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भारत में मौजूद है और वो पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि भारत की हुकूमत के करीब जो अकाउंट्स हैं, जो लोग हैं, वो ट्विटर पर TTP को फुल सपोर्ट कर रहे थे और एक उनके प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया, हिज एक्सीलेंसी नूर वली महसूद हैज रिलीज एन ऑडियो कंफर्मिंग ही इज अलाइव एंड वेल। यानी नूर वली महसूद को, जो बच्चों का कातिल है, जो मासूम लोगों का कातिल है, उसको हिज एक्सीलेंसी कहकर वो पुकार रहे हैं और वो बाकायदा TTP का दिफा कर रहे थे सोशल मीडिया पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है और डेडली स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद लोग मारे गए हैं, जिसमें नूर वली महसूद के अलावा भी दूसरे प्रोमिनेंट TTP कमांडर्स की हलाकत हुई है। हमने भी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि F-16 के नए मिसाइल्स अमेरिका पाकिस्तान को देने जा रहा है, AMRAAM मिसाइल्स, और पाकिस्तान ने F-16 का ज़्यादा इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी के लिए किया है। अमेरिका ने एक शर्त रखी हुई है कि आप F-16 और इसके डेडली मिसाइल्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत के खिलाफ J-10C या फिर JF-17 थंडर्स निकाले जाते हैं, जबकि F-16 ज़्यादा वेस्टर्न बॉर्डर पर इस्तेमाल होता है। और अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स को भी अगर हम इंटरलिंक करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों बगराम एयरबेस के हवाले से ख्वाहिश का इजहार किया था और तालिबान को पैगाम दिया था कि हम ज़बरदस्ती भी ये ले सकते हैं, जिस पर तालिबान का बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया था। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये तालिबान के लिए एक बड़ा सेंसिटिव इशू है अमेरिका की री एंट्री अफगानिस्तान में, क्योंकि उनकी मेमोरीज में हैं वो सारे इवेंट्स जो 9/11 के बाद हुए 2001 में, और जिस तरह ब्रूटल बमबारी करके इनकी हुकूमत का खात्मा किया गया और फिर 20 साल तक तालिबान फाइटर्स ने एक गोरिल्ला वॉरफेयर लड़कर अमेरिका से दोबारा मुआहदा करके दोबारा हुकूमत हासिल कर ली। लेकिन तारीख ने एक ऐसा पलटा मारा है कि उस वक्त पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता था। 95 में जब मुल्ला उमर ने हुकूमत बनाई थी, तालिबान की पहली हुकूमत, पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बैकर था और उस वक्त भारत ये इल्ज़ाम लगाता था कि ISI अफगान तालिबान के साथ मिलकर हमारे जहाज़ हाईजैक करवाती थी। और अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी भी आई थी शायद। तो इतना जो एक गठजोड़ था पाकिस्तान का और तालिबान का, वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। 2021 में हमने जनरल फैज़ का विजिट देखा था काबुल में और उसमें एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क से अपने ताल्लुकात को रीअफर्म किया था और काबुल में अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए वो विजिट किया गया था।
और तालिबान के अंदर दो मेजर फैक्शंस हैं, एक हक्कानी नेटवर्क जो काबुल में ज़्यादा मजबूत है और दूसरा कंधारी ग्रुप जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा शामिल हैं, जो कि काफ़ी हद तक एंटी पाकिस्तान हो चुके हैं। और इसके अलावा मुल्ला याकूब जो खुद मुल्ला उमर का बेटा है। और क्लियरली तालिबान के अपने अंदर भी बहुत सी डिवाइड है और यही वो रीज़न करार दी जा रही है कि पाकिस्तान ने ईजिली इंटेलिजेंस के ज़रिए वहाँ पर पेनिट्रेट किया है और टीटीपी के बहुत से कमांडर्स को एलिमिनेट किया है। ख्वाजा आसिफ का भी इस हवाले से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब जब पाक फौज पर या पाकिस्तानियों पर हमले होंगे तो जवाबी स्ट्राइक्स की जाएंगी कोलैटरल डैमेज की परवाह किए बगैर। ये जो पाकिस्तानी स्ट्राइक्स के बाद अक्सर हम मीडिया पर देखते हैं कि सिविलियंस मारे गए हैं या कोलैटरल डैमेज हुआ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली कह दिया है कि ये होगा। और उसके बाद हमने DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें उन्होंने डायरेक्टली स्ट्राइक्स का जिक्र नहीं किया, ना ही नूर वली महसूद की हलाकत को कंफर्म किया है। लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि वो काफ़ी अग्रेसिव अंदाज में इसको डिनाउंस कर रहे थे और उन्होंने तनकीद की पॉलिटिकल लोगों पर जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान का हवाला देते हुए कहा कि इसके 14 या 16 निकात थे और उसमें सिर्फ एक नुक्ता था काइनेटिक ऑपरेशंस के हवाले से। और उन्होंने कहा कि ये तो हम लोग कर रहे हैं, मतलब मिलिट्री एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन बाकी 15 पॉइंट्स में ये था कि आपने बयानिया बनाना था, नैरेटिव बनाना था मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत से लोग अपनी सियासत की आड़ में पाक आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो एक मखसूस एजेंडे के तहत दहशत गर्दों के सहूलतकार बने हुए हैं। और अफ़गान हुकूमत के हवाले से भी उनका यही कहना था कि हम ये नहीं कह रहे कि वो डायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी या तो कैपेबिलिटी नहीं है या तो इनका इरादा नहीं है। और अफ़गान तालिबान और टीटीपी के कनेक्शंस की भी बात करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके बहुत से आपस में कनेक्शंस हैं। हमें आज से 12-13 साल पहले ये बताया जाता था कि इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, सेपरेट एंटिटीज़ हैं। जबकि हमने ये देखा है 2021 के बाद कि इनके अंदर जो रवाबित हैं वो बहुत मजबूत हैं। और 2021 में बगराम एयरबेस की जब जेल खुली और दूसरी जेलें भी जो अफगानिस्तान में जिसमें टीटीपी के लोग थे, दाइश के लोग थे, वो जब जेलों से निकले हैं उन्होंने अफगान तालिबान के अंडर काम करना शुरू किया है और बहुत सा अमरीकी असलहा उनके हाथ में लगा है, जिसकी वजह से वो इम्बोल्डन हुए हैं और बहुत सी मजबूरियों के पेश नज़र अफगान तालिबान ने उनको अपने अंडर रखा है, उनको अपना काना बनाया है। यानी तुम हमारे लिए काम करोगे, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर उनको इस्तेमाल किया है और बड़ी ही चालाकी से उनको अपने टैक्टिकल मकासद के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 95 में जब प्रो पाकिस्तान हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की, पाकिस्तान उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल करता था। अब अफगान तालिबान ने बड़ी चालाकी से टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब वो इंडिपेंडेंटली अपने फैसले ले रहे हैं। वो चाइना से मुज़ाकरात कर रहे हैं, रशिया उनको तस्लीम कर चुका है और अब भारत ने एम्बेसी खोलने का ऐलान किया है। मतलब भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया, मतलब वेस्टर्न दुनिया की बात करें तो वो उनको अभी तस्लीम नहीं कर रही। 2022 में इमरान खान की हुकूमत के अंडर पाकिस्तान ने OIC करवाई थी अफगानिस्तान के लिए कि दुनिया इनसे इंगेज करे। पाकिस्तान में सारे इस्लामी ममालिक आए थे, चाइना भी आया था और ऑब्जर्वर कंट्रीज जैसे कि रशिया और दूसरी रीजनल पावर्स आई थी। इमरान खान और KP हुकूमत की इस पॉलिसी पर भी तनकीद की DGISPR ने कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, आप इनसे कैसे मिन्नतें कर सकते हैं कि काबुल में जाकर तालिबान लीडरशिप से जब तक मुलाकात नहीं की जाएगी, उनसे अमन की भीख नहीं मांगी जाएगी तो अमन कायम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये डंडे की ज़ुबान समझते हैं, ये हमारे सोल्जर्स के सरों के साथ फुटबॉल खेलते हैं, लिहाजा इनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत करके देख लिया, इसका क्या नतीजा निकला है, अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उसको भी अपना काम करना चाहिए और एक नैरेटिव बनाना चाहिए इनके खिलाफ। सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा तजाद हमें नज़र आ रहा है इस वक्त
वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और केपी में मौजूद बहुत से प्लेयर्स जिनमें इमरान खान और उनके हमायती लोग भी शामिल हैं। एक साइड ये कहती है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, अफ़गान्स को धक्के देकर मुल्क से ना निकाला जाए, जबकि हुकूमत कहती है कि इनसे निपटने का एक ही तरीका है, सख्त हाथ इस्तेमाल करो, इल्लीगल एलियंस को बाहर निकालो और जहां पर इनकी महफूज पनाहगाहें हैं उनको टारगेट करो, चाहे कोलैटरल डैमेज ही क्यों ना हो जाए। तो क्लियरली उन्होंने कहा कि हर मसले का हल बातचीत नहीं होता। भारत ने हम पर हमला किया था तो हमने कोई बातचीत की थी, हमने उनको जवाब दिया था, तब वो जाकर चुप हुए थे। तो यहाँ पर भी हमें एक डिसाइसिव एक्शन लेना होगा जो हम ले रहे हैं। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि एयर स्ट्राइक्स के बाद ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, लेकिन उसमें उन्होंने डायरेक्टली उसका जिक्र नहीं किया। और इसमें कोई शक नहीं कि इन स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो एस्केलेट हो सकते हैं। इसमें पाकिस्तान का यही नैरेटिव होना चाहिए कि हमने स्पेसिफिकली टीटीपी को टारगेट किया है। अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है टीटीपी को काउंटर करने के लिए तो हम ये काम करेंगे और ये हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और जिस तरह इजराइल पर अक्सर तनकीद होती है कि वो लेबनान में स्ट्राइक करता है या यमन में स्ट्राइक करता है या सीरिया में स्ट्राइक्स करते हैं, पाकिस्तान की हिस्टोरिकली ये स्ट्रेटजी नहीं रही। लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से तनकीद होती भी है तो पाकिस्तान को यही नैरेटिव रखना चाहिए कि हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को जहन में रखते हुए टीटीपी पर टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। और इस हवाले से हम अफगान हुकाम के साथ भी बातचीत जारी रखते हैं कि किस तरह इन एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जाए। और जहां तक टीटीपी के टॉप लीडर नूर वली महसूद की हलाकत का सवाल है, इस मौके पर अगर उनको एलिमिनेट कर भी दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि टीटीपी की कार्रवाइयां रुक जाएंगी। हमने आज से तकरीबन 3 साल पहले टीटीपी की चेंज होती हुई स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था कि अब उन्होंने कई अलायंसेस बना ली हैं और वो एक अम्ब्रेला के अंडर काम नहीं करते। उनका कोई एक यूनिफाइड सेंटर नहीं है या कोई एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी या एक ही लीडरशिप नहीं है जहां से वो हदायत लेते हैं। अब वो डिफरेंट टोलियों में बटे हुए हैं और हर जगह पर उनके लोकल कमांडर्स हैं और उनके सहूलतकारों की तादाद में भी नो डाउट बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। उन्होंने किसी हद तक BLA के साथ भी एक टैक्टिकल बॉन्ड बनाया है और एक गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। और फ़र्क ये है कि इस बार इनके पास ज़्यादा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट है NATO फोर्सेस का छोड़ा हुआ, और यही चीज़ इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाती है पाकिस्तान के खिलाफ कि ये किसी एक बैनर तले काम नहीं कर रहे। अगर आज इनके 10 लोगों को मारा जाता है तो जवाबन ये भी उतने ही लोग मारेंगे। और एयर स्ट्राइक्स की भी बात करें, ये उस मौके पर हुई हैं जब अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में मौजूद हैं और भारत से अपने रवाबित बढ़ाना चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भारत में क्या कर रहे हैं, मतलब भारत को ये ऑफ़र क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो ना लैंड बॉर्डर है ना इनका समंदर है। ये भारत के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? तो एक तो ये चीज़ क्लियर है कि भारत इनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहता है, जो कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया था। भारतीय आर्मी चीफ के मुंह से निकला था कि हमें पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से जो इंटेलिजेंस मिलती है हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरकनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये उनका कहना था कि हमारे पार्टनर्स बॉर्डर के उस पार भी बैठे हुए हैं, यानी अफगान तालिबान की तरफ उनका इशारा था, या किसी किस्म के भी तालिबान, TTP या TTA, और शायद BLA की तरफ भी इशारा था कि हम इनसे इंटेलिजेंस लेते रहते हैं पाक फौज की पोजीशंस के हवाले से। तो एक तो चीज़ क्लियर है कि भारत ये चाहता है कि उनको इंटेलिजेंस मिले पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर पर कि क्या एक्टिविटीज़ हैं। भारत फुल सरगर्म हो गया है एक बार फिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान की साइड से। पहले अशरफ गनी की जब हुकूमत थी वहाँ पर भारत की एम्बेसी थी, भारत के ऑपरेशंस थे, NATO फोर्सेस थी वहाँ पर, तो भारत के लिए ऑपरेट करना आसान था। जब ये गए हैं 2021-22 में, भारत दम दबा के भाग गया, भारत के पास कोई स्पेस नहीं थी, सारे भागे हैं। अब जाकर 4-5 साल बाद इन्होंने एम्बेसी खोलने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान की पहले ही दिन से वहाँ पर एम्बेसी मौजूद थी। पाकिस्तान, रूस, चाइना और ईरान की एम्बेसीज अपना अपना काम कर रही थी। 1-2 और ममालिक हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया दोबारा, जिनमें ये भारत भी शामिल है, और भारत की वही उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है वेस्टर्न साइड से। अभी भारत ने ऑफिशियली तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन एक प्रेजेंस कायम करना चाह रहा है तालिबान के अंडर अफगानिस्तान में, काबुल में।
जबकि इसके बदले में अफ़गानिस्तान को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एड ऑफ़र कर सकता है भारत गंदम की सप्लाई इनको दे सकता है, जो कि भारत ने पहले भी इनको ऑफ़र की हुई है पाकिस्तान के रास्ते। पाकिस्तान ने अफ़गान्स को तो ये अलाउ किया हुआ कि अपनी एक्सपोर्ट्स वो भारत को कर सकते हैं, लेकिन भारत को अलाउ नहीं किया हुआ कि वो अपनी चीज़ें अफ़गानिस्तान में भेज सकते हैं। तो इसके लिए भारत ईरान से रब्ता कर सकता है, चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है अफ़गानिस्तान में अपनी चीज़ों की तरसील के लिए। इसके अलावा भारत के पास कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान ने भारत का वेस्टर्न रूट सारा ब्लॉक किया हुआ है, भारत की वेस्टर्न कनेक्टिविटी ब्लॉक की हुई है, सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान या दूसरे ममालिक। भारत और अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका इत्तेहाद की जो पॉलिसी है ये कोई नई नहीं है। ये 1970 से चली आ रही है, जब दाऊद की हुकूमत थी और उसने पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया था, उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था। और तब हमने BLA की पहली फॉर्म देखी थी। बलूचिस्तान की लिबरेशन के हवाले से ग्रुप्स बने थे जिनको दाऊद ने सपोर्ट किया था भारत की मदद से। इंदिरा गांधी फुल टाइम इनको पैसा दे रही थी और दाऊद इनकी ट्रेनिंग कर रहा था। और इसने भारत को प्रपोज किया था पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की स्ट्रेटजी, कि एक तरफ आप पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर तंग करते रहोगे उन्हें और हम वेस्टर्न बॉर्डर संभालेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत को कई ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े। भुट्टो ने ऑपरेशंस किए, ज़ियाउल हक ने किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो रिजेंटमेंट है वो मज़ीद इजाफा हुआ। उसमें बलोचों ने ये फील किया कि BLA की आड़ में पाकिस्तान ने बलोचों के साथ जुल्म करना शुरू कर दिए हैं और वो जो मसले मसाइल हैं वो आज तक मौजूद हैं जो 70s में जिनकी इब्तिदा हुई थी। क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान के पास भी इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं था। पाकिस्तानी फोर्सेस जाती थीं और वहाँ पर हमले करती थीं, अटैक करती थीं, लोगों को पकड़ लेती थीं, वही स्ट्रेटजी जो आज भी चल रही है, और बदले में ये फिर पाकिस्तान पर हमले करते थे। तो बलूचिस्तान के अंदर रिजेंटमेंट और BLA का जो मसला है ये तब का शुरू हुआ है और इसकी बुनियाद भी भारत ने ही रखी थी और भारत एक बार फिर उन स्ट्रेटजीज़ को रिवाइव कर रहा है। पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका आया था जब अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हुई, जब वहाँ पे खाना जंगी चल रही थी। पाकिस्तान ने बहुत से लोगों को वहाँ पर सपोर्ट किया, गुलबदीन हिकमतयार, मुल्ला उमर, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत हद तक अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्रो पाकिस्तान एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कामयाब हुआ। और उस वक़्त भारतीयों की जान जाती थी इन मुजाहिदीन से, तालिबान से, क्योंकि ये भारत के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। भारत ने जवाबन रशिया के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अहमद शाह मसूद वगैरह को, जिनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान के एक थोड़े से इलाके पर थी। लेकिन इस बार तालिबान की हुकूमत पूरे अफ़गानिस्तान पर है और शुरू में लग ऐसा ही रहा था कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की हुकूमत के दरमियान दोस्ती कायम रहेगी, मतलब एक रिलेशन एक दूसरे के फ़ायदे में रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के अगेंस्ट अलाइंसेस बनाने पर काम कर रहा है और नॉर्दर्न अलाइंस की फोर्सेस के जो बच्चे थे इधर उधर के लोग, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ताजिकिस्तान से रब्ता भी किया है, हमने उज़्बेकिस्तान से रब्ता किया है, ईरान से रब्ता किया है, और वो फैक्शंस जो किसी हद तक तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, पाकिस्तान अब उनको इंगेज कर रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक बड़ा भयानक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर। उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट कर रहा है तालिबान के ख़िलाफ़। ये एक वॉर ऑफ अट्रिशन होती है, आप दुश्मन के ख़िलाफ़ छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, उनको सलामी स्लाइसिंग के ज़रिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो एक लॉन्ग टर्म बैटल के ज़रिए, और कौन फिर किसको सपोर्ट करता है इसमें बहुत सी लाइंस ब्लर हो जाती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस और कुछ दूसरे एंटी तालिबान फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है तालिबान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है, बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी और ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से, कि TTP को वो रोक नहीं रहे और वो इस हवाले से सीरियस इकदाम नहीं कर रहे। पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि कम से कम इनको पाक अफगान बॉर्डर के एरिया से दूर ही ले जाओ। कुछ लोगों को तालिबान दूर लेके गए भी हैं, लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। महफूज पनाहगाहें अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और फिर अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा भी वहाँ पर है, नाइट विजन ग्लासेस, ड्रोन्स और एडवांस राइफल्स, जिनका इस्तेमाल TTP कर रही है पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़। और इस वक्त KP में उस लेवल की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं जो हमने 2008 से 13 तक देखी थी। मेजर कर्नल लेवल के लोग शहीद हो रहे हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तान के सोल्जर्स जान बहक हो रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को एक ग्रैंड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, वही नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें काउंटर इंसर्जेंसी के साथ साथ काउंटर नैरेटिव पर भी बात हुई थी।
और इसमें यह भी दुरुस्त बात है कि सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस इसका हल नहीं हो सकते। अगर आपने परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है तो पाकिस्तान को हमलों के साथ साथ डायलॉग भी करने होंगे और अलायंसेस बनाने होंगे जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बना सकें, तालिबान को समझा सकें। पिछले दिनों चाइना ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल हल हो जाएं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो एक डाउनग्रेड था उसको नॉर्मलाइज किया गया, सफ़ीर तैनात किए गए और बॉर्डर को खोला गया, ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को हल किया गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना वगैरह को साथ में लाए, रशिया को साथ में लाए और प्रेशर डाले और ईरान के साथ भी अपना कोऑपरेशन बढ़ाए। जिस तरह ईरान भी आजकल काफ़ी तंग आया हुआ है अफगान बाशिंदों से, वो पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनको निकालने की। पिछले दिनों मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान की, और उसमें भी यही कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को ख़त्म करना होगा। इन चारों ममालिक ने मॉस्को कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी अज़म किया था कि हम अफगानिस्तान की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सपोर्ट करते हैं और किसी फॉरेन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हैं। और ये पैगाम इन्होंने ट्रंप को दिया था बगराम एयरबेस स्टेटमेंट के बाद कि चाहे अमेरिका हो या भारत हो, अफगानिस्तान के हवाले से मिलिट्री एम्बिशंस किसी को कबूल नहीं हैं इस रीजन में। तो अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें तो वो मिक्स ही होगा, वो सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस नहीं होंगे, वो एक मरबूत हिकमत अमली होगी जिसमें डायलॉग भी ज़रूरी होगा। डायलॉग, अलायंसेस, प्रेशर और काइनेटिक ऑपरेशंस। और काबुल को भी ये बात समझना होगी कि अगर वो भारत को किसी हद तक फैसिलिटेट करना चाहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ये इनके मफाद में नहीं होगा। पाकिस्तान इस टेरेन को ज़्यादा बेहतर समझता है और अगर भारतीय मिस एडवेंचर्स के लिए यहाँ पर एक नई स्पेस खोली गई तो चाइना भी इनसे दूर होगा और चाइना भी खफा होगा। और पिछले दिनों खुद पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान ने मिलकर अज़म किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। भारत को ऐसी स्पेस नहीं ऑफ़र की जाएगी जो दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ वो पोटेंशली इस्तेमाल कर सके। तो ये चीज़ काबुल को समझनी होगी। अगर तो इन्होंने ट्रेड वगैरह बढ़ानी है तो वो ठीक है, भारत के साथ बढ़ाएं, लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देना है इन्होंने भारत को तो ये मज़ीद एलियनेट होंगे। और रूस की भी इनसे सबसे बड़ी डिमांड यही है कि आप सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को कंट्रोल में रखें। रूस भी इस इलाके में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव है। भारत के जयशंकर का वैसे तो कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के लोगों की तरक्की हो और भारत इस डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करे, लेकिन तालिबान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत इस तरह के अच्छे कलमात सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि अफगान्स की अभी पाकिस्तान से नहीं बन रही। जिस दिन इनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए, और ज़रूर होंगे, उस दिन फिर ये भारतीय तालिबान को आतंकवादी कहना शुरू कर देंगे। भारत सिर्फ उसी फिलॉसफी के तहत इस वक्त चल रहा है कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, और भारत को वैसे भी इस पूरे रीजन में अपने एलाइज ढूंढने में बहुत मसला पेश आ रहा है। भारत आइसोलेटेड फील कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान के साथ पहले ही मसले थे। रूस ने भी भारत की ख्वाहिशात के अगेंस्ट कुछ इकदाम लिए हैं, जैसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स को पावरफुल इंजन्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अमेरिका से अलग बैशिंग हो रही है। बांग्लादेश इन पर तनकीद कर रहा है, नेपाल इन पर तनकीद कर रहा है, मालदीव इनसे तंग है। तो सारे रीजन में बिगाड़ कर अब इनको नज़र कौन आया है? तालिबान। और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनकी पाकिस्तान से अनबन हुई है। जिस तरह कश्मीर के साथ भारत का कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी भारत का कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। कश्मीर और अफगानिस्तान का नेचुरल कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, और तारीख हमें गाहे बगाहे ये बताती रहती है। भारत तो इन अफगान्स को हमलावर कहता है, इनके खिलाफ मूवीज़ बनाता है। ये कैसे इनके साथ अलाइंड हो सकते हैं? ये सिर्फ एक वक्ती अरेंजमेंट है जिसके प्योरली एंटी पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। ये सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि जहां रीजनली और ग्लोबली अलायंसेस की कमी हो, अफगानिस्तान को अपनी साइड पर करने की कोशिश की जाए और पाकिस्तान के खिलाफ एक जॉइंट फ्रंट ओपन किया जाए पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर की साइड से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान की काबुल पर स्ट्राइक्स और अफगान फॉरेन मिनिस्टर का दिल्ली का विजिट,
क्या इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात मज़ीद ख़राब होंगे? क्या अफगानिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है और क्या भारत को कोई ऐसी स्पेस देंगे वो जिससे वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ करें? और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो मसाइल हैं और दहशतगर्दी का मसला है, इसको किस तरह हल किया जा सकता है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।